कुलधरा के एक बरगद के पेड़ के नीचे बूढ़े किसान और अलग अलग वर्गों के लोग शाम के बाद आकर बैठते हैं। रात देर तक उनकी गंभीर मुद्दों पर बातचीत की आवाज से यह जगह हमेशा चहल पहल से भरी रहती है। 1 महीने पहले आई भीषण बाढ़ ने गांव का रूप बदल दिया था। तालाब और पोखरे सब अब भी पानी से भरे पड़े थे और इन्हीं दिनों हर दूसरे तीसरे दिन किसी न किसी के डूबकर मरने की खबर गांव में फैल जाती थी। और आज इसी मुद्दे पर बरगद के नीचे चर्चा तेज थी। जो भी कहिए हरिनारायण काका, ये घटनाएं वाकई अजीब है। अजीब क्या है मास्टर, बता। रात बेरात कोई लालटेन लेकर तालाब के किनारे जाएगा तो जाहिर सी बात है हादसा तो होगा ही। और मर भी तो सब उसी शमशान के पास वाले तालाब में ही तो रहे हैं। जो भी हो हरिनारायण काका, मास्टर बाबू ठीक ही कह रहे हैं। इससे पहले की बरसात में भी लोग मरे थे, लेकिन ऐसे 2 हफ्ते में 4 लोग डूबे हैं, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। वो भी एक ही तालाब में डूबकर मरे हैं। अरे रहने दे, ये गांव है, कोई मुंबई और दिल्ली नहीं। यहाँ कौन सरकार आकर रोशनी लगवाएगी। हम तो किसान के हालात में जीते हैं, हमें इन्हीं हालात में जीना पड़ेगा। भी काका, ये सोचने की बात है कि पूरा गांव झील और तालाब से भरा है, लेकिन सब मौतें उसी एकमात्र तालाब में क्यों हो रही है? हाँ यही तो, गांव में बहुत तालाब है, लेकिन मौतें सिर्फ उसी शमशान वाले तालाब में ही हो रही है। इन चर्चाओं के बीच एक अजनबी आदमी आता है। ये कौन? आप तो हमारे गांव के नहीं लगते, कहाँ से आप आए हो? पहले आप सभी को नमस्कार। मैं आमतला से आया हूँ। मैं इस गांव के शिव शंकर पांडे का वकील हूँ। वकील मतलब कोई मुकदमा करने आए हो क्या? हाँ, मेरे दादा की 8 बीघा जमीन मेरे साझेदारों ने हड़प ली है, मैं उसी पर मुकदमा करने आया हूँ। पर बाबू, आपने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। कुलधरा गांव में मुकदमेबाजी नहीं होती। ये सुनकर परदेसी आदमी जैसे बुझ सा गया। उसके चेहरे से उम्मीदें उतर गईं। वो पूरी तरीके से उदास सा हो गया। अब क्या करूं मैं? और कोई दूसरा काम करने तो आया भी नहीं हूं मैं। हरिनारायण काका का मतलब गलत मत लेना। असल में शिवशंकर पांडे अब इस गांव में नहीं रहते हैं। दूसरे गांव से आया वकील यानी कि भैरव उदास और परेशान चेहरा लेकर सबकी तरफ देखकर बोलता है, मैं बहुत दूर से आया हूँ। क्या आज की रात किसी के घर ठहर सकता हूँ? बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। जरूर, आप चाहो तो। अरे मास्टर, तू भी शुरू हो गया। वकील बाबू, ऐसा नहीं हो सकता। ना हमें तुम्हारी जात पता है, ना कुछ पता है। गांव में किसी के घर जगह देना संभव नहीं है। हाँ, लेकिन एक रास्ता जरूर है। क्या है वो रास्ता? जी बताइए बताइए। शिवशंकर पांडे अब पास के निकुंजपुर गांव में रहते हैं। तुम चाहो तो यहाँ उनके पुराने घर में रुक सकते हो, लेकिन याद रखना, शमशान वाले तालाब के पास बिल्कुल मत भटकना, समझे क्या? शमशान के पास के तालाब में भूत और आत्मा रहते हैं, लेकिन परदेसी आदमी उसके लिए अब मुझे सहानुभूति दिखाने की जरूरत नहीं। मैं बूढ़े बाल का लड़का हूँ। भूत प्रेत आएगा तो उसे एक थप्पड़ मार के सुला दूंगा। यह कहकर परदेसी नाराज होकर पांव पटकते हुए रास्ते पर निकल पड़ता है। सब लोग उसे जाते देखते रहे। हरिनारायण काका, क्या आपने ठीक किया? अगर वो परदेसी आदमी सचमुच मर गया तो पूरे गांव का नाम बदनाम हो जाएगा। सुना नहीं, वो गोरी पहलवान का बेटा है। अरे चिंता मत करो, अगर कुछ भी हुआ तो लोग कहेंगे गांव वालों का कसूर नहीं, मैंने सही ही किया। अब बहुत रात हो गई है, तुम लोग जैसे चाहो देख लो उस आदमी को। मैं तो अब जा रहा हूँ। हरिनारायण काका अपने हाथ में हुक्का लेकर अपने घर की तरफ निकल जाते हैं। मामला ठीक नहीं लग रहा। वो आदमी परदेसी है, अगर कुछ हो गया तो हम गांव वालों को कैसे सफाई देंगे? हाँ सही कहा। मैं क्या कहता हूँ,
क्यों ना हम सब गजानन काका के पास चले क्या? सभी ने मास्टर की बात से सहमति जताई और वहां से सभी उठ खड़े हुए। सब लोग गजानन काका के घर की ओर रवाना हो गए। दूसरी तरफ परदेसी सोच रहा था, अगर उसे पता होता कि इस गांव के लोग इतने कठोर और बेरहम हैं, तो शायद मदद मांगता ही नहीं। अब धीरे धीरे वह तालाब किनारे शमशान की ओर बढ़ता चला जा रहा था। लंबे ताड़ के पेड़ों के बीच से गुजरते हुए उसका मन घबराने लगा। वह भूत प्रेत में विश्वास नहीं करता था, लेकिन सुना था कि यह रास्ता ठीक नहीं है। यहाँ अक्सर कुछ न कुछ घटनाएं होती रहती हैं। और तभी चलते चलते अचानक उसके सामने एक परछाई खड़ी हो जाती है। उसका आकार काफी बड़ा था और उसका खोपड़ी अंधेरे में डूबा था। भैरव ने अपने जीवन में पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। कौन है? कौन हो तुम? वह आकृति बिना कुछ कहे उसकी ओर बढ़ने लगती है। उसका शरीर बहुत बड़ा, दानव जैसा, लेकिन उसका सिर नहीं था। उसकी लाल आंखें सीने पर जल रही थीं। ये क्या है? नहीं, हे भगवान, बचाओ मुझे, हे भगवान। उस दानव ने अपने लंबे हाथ से भैरव का सिर पकड़ लिया। भैरव डर से पत्थर सा जम गया। दानवकार आकृति उसे खींचते हुए शमशान की ओर ले जाने लगा और उस समय शमशान से एक रहस्यमयी आवाज भी गूंज रही थी। ले आओ उसे, ले आ, आजा आजा, लेकर आजा उसे। उधर मंदिर से गजानन काका बाहर निकले। रामशरण मास्टर और उसके साथ 2-3 गांव वाले उनके सामने खड़े हो गए। किसी के हाथ में मशाल, किसी के हाथ में लालटेन और किसी के हाथ में लाठी था। क्या हुआ? सब लोग ऐसे घबराए क्यों और कहाँ भाग रहे हो? कुछ तो गड़बड़ है गजानन काका। या तो कोई बड़ा अनहोनी हो चुकी है, नहीं तो फिर कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। आपकी मदद बहुत जरूरी है। हम तो कुछ समझ ही नहीं पा रहे। पिछले 1 महीने से शमशान में एक कपालिक ने डेरा डाल रखा है और आप जानते हैं, मैंने कई बार उस बूढ़े हरिनारायण काका को वहां जाते देखा है, लेकिन असली वजह क्या है ये हमने से कोई नहीं जानता। मुझे भी बहुत पहले शक हुआ था। हरिनारायण कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर कर रहा है और मैंने भी उसे कई बार शमशान की तरफ जाते देखा है। वो क्या कर रहा है काका? हमें तो बिल्कुल समझ ही नहीं आ रहा। शायद अब और समय बर्बाद करना उचित नहीं होगा। वो परदेसी भी उसी शमशान की ओर गया है, हमें भी उसी ओर चलना चाहिए। ठीक कहा, चलो चलते हैं। अब और किसी को बुलाने का समय नहीं है हमारे पास। सब लोग रणगर्जित मन से कुलधरा श्मशान की ओर चल पड़े। उन्होंने ठान लिया था कि जब तक रहस्य नहीं सुलझेगा, ये सभी वापस नहीं लौटेंगे। दूसरी तरफ परदेसी आदमी एक कांट पर बंधा है। सामने अघोरी की आग जल रही है। अरे जाग गया रे तू, अब तेरी आखिरी नींद का समय आ चुका है। नाम क्या है तेरा वैसे? आप कौन है? मुझे छोड़ दो। मैं तो इस गांव का भी नहीं हूँ। मेरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। जब तुझे बलि चढ़ाए बिना मेरी साधना पूरी नहीं होगी। हे आजा, काट इसको, रेत इसका गला। क्षण भर में अंधेरे से वह भयंकर दानव फिर से बाहर निकल आया और उसके हाथ में एक विशाल तलवार थी। उसका एक एक कदम मानो मृत्यु का साक्षात रूप प्रतीत कर रहा था। मुझे छोड़ दो। मैं परदेसी हूँ। मेरा परिवार उजड़ जाएगा। मेरा जीवन नष्ट हो जाएगा।
इतने में हरिनारायण काका भी वहां आ पहुंचे। उनका चेहरा अब इंसान से ज्यादा पिशाच जैसा लग रहा था। हाँ, तू परदेसी है, लेकिन बलि का कारण तुझे भी जानना चाहिए। वो तालाब देख रहा है, उस तालाब को अमृत पोखर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। जिसकी भी जान वहाँ जाएगी, उसकी जीवन शक्ति तालाब में बंध जाएगी, यानी उस साधना वाले तालाब पर मेरा मालिकाना हक होगा। अघोरी और हरिनारायण को क्या पता था, झाड़ियों के पीछे मास्टर, गजानन काका और बाकी गांव के सब उन्हें सुन रहे थे। हर अमावस को उस अमृत पोखर में डुबकी लगाकर मैं पा सकता हूँ लंबी उम्र। जीवन बहुत बड़ा भोग है रे, भोग कर सका तो और कुछ नहीं चाहिए। यदि अमृत पोखर की साधना पूरी हो गई तो इस बार की अमावस्या में मैं पालूंगा अमृत का वरदान। बस बहुत हो गई तेरी बकबक, अब मैं साधना पूरी करता हूँ। जय काल पिशाच, जय काल पिशाच। ओए मेरे चले, अब तू अपना काम कर, खत्म कर इस छोकरे को। इतना कहते ही वो दानव अपनी दोनों भुजाएं ऊपर उठाकर भैरव का गला काटने जा रहा था। भैरव कांपते हुए आंखें बंद कर लेता है, लेकिन तभी झाड़ियों से एक जलता हुआ मशाल दानव के सीने पर आ गिरा। उसका पूरा शरीर आग में भभक उठा। वो दानव तलवार नीचे गिराकर पीछे हट गया। धीरे धीरे उसका सड़ा गला शरीर अब आग में बुरी तरह सुलगने लगता है। कौन कौन किसने किया ये? किसकी इतनी हिम्मत हुई रे? किसने किया? झाड़ियों से गजानन काका और बाकी गांव वाले निकल आए। मशाल फेंकी थी रामशरण मास्टर ने। हरिनारायण लालची बूढ़े, तुझे अब भी भोग का लालच गया नहीं? अघोरी के साथ मिलकर तू ये कुकर्म कर रहा था। कितने लोगों की जानें ले ली तूने? हाँ, कर रहा था तो क्या? मैं प्रकृति के नियम से मरना नहीं चाहता। मैं अमर होना चाहता हूँ। अमर रहूंगा मैं। उसकी बात पूरी भी न हुई थी कि आग से तपता वो दानव आगे बढ़ा और अघोरी को जकड़ लिया, क्योंकि मानस का शरीर अघोरी के ही चालन से चलता था। हट 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 हट, मेरे को बचाओ। हट 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 हट। गजानन काका जी, इस हरि नारायण को मेरे हवाले कर दीजिए। इसे और जीने का कोई अधिकार नहीं। आज मैं इसको मौत के घाट उतार के ही रहूंगा। भैरव ने हरिनारायण को अपने हाथों में दाबकर एक चिता की ओर ले गया। उसने उस बूढ़े हरिनारायण को पकड़कर जबरदस्ती चिता में फेंक दिया। हरिनारायण की चीख धुएं में घुल गई। चिता की लपटों ने उसे राख बना दिया। गांव वाले और भैरव सब देखते रह गए। धधकती आग और हरिनारायण का भयानक अंत हर किसी को सालों साल याद रहेगा। तो इस तरह कुलधरा गांव ने अपनी आंखों से देखा कि हरिनारायण कैसे तांत्रिक के साथ मिलकर गांव वालों के साथ कर्मकांड कर रहा था, जिसकी सजा अब उसे मिल भी गई। लेकिन अब गांव वालों ने कसम खाई कि अब कोई भी रात में श्मशान की ओर कदम नहीं रखेगा। और इसी के साथ आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। रात गहरी थी। आसमान काले बादलों से ढका हुआ था। हवा तेज थी। रास्ते में हल्की चांद की रोशनी पड़ रही थी। अजय और रोहित अपने दोस्त की जन्मदिन पार्टी से लौट रहे थे। गांव जाने का शॉर्टकट सिर्फ एक ही था, काली पगडंडी। यार, ये रास्ता सही नहीं लग रहा। तूने भी सुना होगा, यहाँ कई लोग गायब हो चुके हैं। अरे सुनी सुनाई बातों में मत पड़, सब अंधविश्वास है। चल जल्दी चलते हैं। दोनों हंसते बतियाते आगे बढ़ते रहे।
जैसे ही दोनों मोड़ पर पहुंचे, अचानक दोनों ने देखा पेड़ पर कोई झूल रहा है। सफेद कपड़े, लंबे बाल और उसके पैर हवा में झूल रहे थे। रोहित, देख, कोई पेड़ पर लटका है। दोनों हड़बड़ा गए, लेकिन अगले ही पल वह झूलता हुआ साया धीरे धीरे गायब हो गया, जैसे कभी था ही नहीं। दोनों आगे बढ़े, लेकिन माहौल बदल चुका था। अब उन्हें हर तरफ अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। कभी पत्तों के बीच फुसफुसाहट, कभी पीछे किसी के कदमों की आहट। कोई हमारा पीछा कर रहा है। वे मुड़े, कोई नहीं। अचानक पास के कुएं से औरत के रोने की आवाज आई। दोनों डरते डरते कुएं के पास पहुंचे। अंदर झांक कर देखा, एक औरत का चेहरा पानी से झांक रहा था। वह धीरे धीरे ऊपर आ रही थी, जैसे कुएं से बाहर चढ़ना चाहती हो। ये क्या था? भाग अजय, ये इंसान नहीं है। दोनों भागे, मगर पीछे से वही आवाज गूंजी। मुझे अकेला मत छोड़ो, तो मुझे भी अपने साथ ले चलो। मुझे अकेला मत छोड़ो, तो मुझे भी अपने साथ ले चलो। मुझे अकेला मत छोड़ो, तो मुझे भी अपने साथ ले चलो। अकेला मत छोड़ो, तो मुझे भी अपने साथ ले चलो। दोनों वहां से किसी तरह भाग निकलते हैं, पर दोनों बहुत ज्यादा डरे हुए होते हैं। उनको समझ नहीं आ रहा था कि उनके साथ ये क्या हो रहा है। वो दोनों बिना कुछ सोचे समझे आगे बढ़ते रहते हैं। कुछ दूर जाकर उन्होंने फिर वही सफेद साया देखा। वही औरत लालटेन लिए धीरे धीरे पास आती हुई। अजय और रोहित रो पड़े। तुम दोनों क्यों डरते हो मुझसे? क्या मैं इतनी भयानक हूँ? तुम कौन हो? मैं उसी गांव की अधूरी दुल्हन हूँ। मेरी शादी की रात इसी पगडंडे पर मेरी हत्या कर दी गई थी। किसी ने मेरी चीखें नहीं सुनी। लाश को कुएं में फेंक दिया गया और तब से मैं यहीं भटक रही हूँ। यही वजह है कि लोग कहते हैं यहाँ आत्मा भटकती है। हाँ, लेकिन तुम्हें एक सच और बताना है। तुम सोचते हो मैं सिर्फ लोगों को डराती हूँ? नहीं, मैं हर साल इस रात 2 लोगों की आत्मा ले जाती हूँ ताकि मुझे अकेलापन न लगे। इतना कहते ही उसका चेहरा भयानक हो गया, आंखें लाल अंगारों जैसी और आवाज गूंजता। दोनों चीख पड़े। अचानक अजय ने रोहित का हाथ पकड़ा और बोला, भाग अजय, ये इंसान नहीं है। नहीं अजय, मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ सकता। लेकिन तभी औरत जोर से चीख पड़ी। तुम दोनों में से एक पहले ही मेरा है। अब तू भी हमारे साथ हमेशा रहेगा। और अगले ही पल अजय का चेहरा बदलने लगा। उसकी आंखें काली पड़ गईं, चेहरे पर खून के निशान उभर आए।
तू तो इंसान ही नहीं है। हाँ रोहित, सच यही है। मैं वही दुल्हन का दूल्हा हूँ जिसने उसे मारा था। उसकी आत्मा अब मेरे अंदर है और हर साल मैं उसे नए शिकार ला कर देता हूँ, और इस बार वो शिकार तू है। अब तू भी हमारे साथ हमेशा रहेगा। रोहित भागने लगा, लेकिन पेड़ से वही सफेद दुल्हन कूदकर उसके सामने आ गई। पीछे अजय दैत्य जैसा खड़ा था। दोनों ने एक साथ कहा, अब तू भी हमारे साथ हमेशा रहेगा। अब तू भी हमारे साथ हमेशा हमारे साथ हमेशा रहेगा। तू भी हमारे साथ हमेशा रहेगा। उस रात के बाद रोहित कभी घर नहीं लौटा और गांव में एक नई अफवाह फैल गई। अब काली पगडंडी पर एक और आत्मा बढ़ गई है। ऐसी ही स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और हमारी छोटी सी फैमिली का हिस्सा बने। मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ।